क्या इंसान जैसी कॉम्प्लिकेटेड चीज को कंप्यूटर पर सिमुलेट किया जा सकता है? हम जो वीडियो गेम खेलते हैं उसके किरदारों ने इतने सालों के दौरान काफी लंबा सफर तय किया है और अब क्रूड पिक्सेलेटेड ब्लॉक से बनी बॉडी की जगह बिल्कुल असली जैसे इंसान बनाए जाने लगे। लेकिन बिल्कुल असली जैसे नजर आने वाले अवतार भी सिर्फ बाहर से ही असली नजर आते हैं। क्या हम ऐसा शरीर बना सकते हैं जो अंदर से भी बिल्कुल असली हो, सेल दर सेल? और क्या वो सिमुलेटेड इंसान एक हाड़ मांस वाले इंसान की एग्जैक्ट कॉपी होगा? स्टीवन लार्सन दुनिया का पहला फुल्ली डिजिटल जीव बनाना चाहते हैं जो अपने बायोलॉजिकल रूप की हूबहू नकल होगा। वो शुरुआत छोटे पैमाने पर कर रहे हैं। हमें दुनिया भर में 1 मिलीमीटर लंबे वर्म मिल जाते हैं जो एक आम वर्म से काफी छोटे होते हैं। बड़ी मुश्किल से नजर आने वाले इन वर्म को सी एलिगेंस कहते हैं। भले ही ये बात बड़ी अटपटी लग रही हो, पर ये एक ऐसा जीव है जिसका अध्ययन बायोलॉजी और न्यूरोसाइंस में सबसे ज्यादा किया गया है। स्टीवन और इनके साथी इस छोटे से जीव से जुड़ी कई दशक की रिसर्च जमा कर रहे हैं ताकि दुनिया का पहला बिल्कुल असली जैसा कंप्यूटर जनरेटेड वर्म बना सके। उसमें करीब 1000 सेल होते हैं, सच कहें तो 959, और सिर्फ 302 न्यूरॉन होते हैं और करीब 95 बॉडी वॉल मसल सेल होते हैं। सुनकर तो लगता है कि उसे बनाना बड़ा आसान होगा, मगर ऐसा है नहीं। हर सेल को अपना एक खास कंप्यूटर कोड चलाना पड़ता है और कोड के सभी हिस्सों को वैसे ही साथ में काम करना पड़ता है जैसे कनेक्टेड सेल करते हैं। हाँ, तैयार होने के बाद वो सिर्फ देखने में ही असली जैसा नहीं लगेगा, बल्कि वो काम भी असली जैसा ही करेगा। उसे वर्चुअल खाने की जरूरत पड़ेगी, वो वर्चुअल पॉटी भी करेगा और वर्चुअल बच्चे भी पैदा करेगा। और ये सब बनाना इतना आसान नहीं है। एक रिमोट से चलने वाली कार में सी एलिगेंस के 10वें भाग जितने ही पुर्जे होते हैं। ये एक बड़ी कार है जो हजारों पुर्जों से बनी है, जिनमें इसमें लगे कंप्यूटर और वायरिंग भी शामिल है। तभी ये तरह तरह के मुश्किल काम भी करती है, जैसे कि रास्ता पता लगाना, एयर कंडीशनिंग, और इसमें लाइट भी है। एक वर्म के अंग भी किसी कार के पुर्जों की तरह इंटरकनेक्टेड होते हैं। हम जो वर्म बना रहे हैं उसमें हम मसल सेल और नर्व सेल तो बना ही रहे हैं, साथ ही उनके मसल सेल और नर्वस सिस्टम के साथ में काम करने के मॉडल भी बना रहे हैं। उसके बाद हम मसल सेल्स को नर्वस सिस्टम से जोड़ देंगे। अगर हम कामयाब हो गए तो नतीजा ये होगा। कुछ नहीं हुआ, वजह है इसके कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन। लेकिन अगर स्टीवन और उनके साथी सी एलिगेंस के हर सेल की बिल्कुल सटीक नकल करने में कामयाब हो गए और अगर वो सारे अलग अलग प्रोग्राम साथ में काम करने लगे, तो कंप्यूटर पर बना उनका वर्म वो कर सकेगा जो कोई कार नहीं कर सकती। ये काम किसी वीडियो गेम के असली जीवों को बिल्कुल सटीक किरदार बनाने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। अगर हम ऐसा करना चाहते तो कब का एक सी एलिगेंस बना लेते, और वो बड़े ही अनोखे और हैरत अंगेज काम भी करता है। अभी तक तो स्टीवन और उनके साथियों के पास उस वर्म के मसल और नर्व सेल के कुछ लिखे हुए प्रोग्राम ही हैं, लेकिन वो अभी भी उस कोड पर काम कर रहे हैं जिससे उनके अंदर होने वाले कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल और केमिकल इंटरैक्शन को सिमुलेट किया जा सके। अभी हमें ये सारी चीजें बनाने और एक दूसरे से जोड़ने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हमारा वर्चुअल वर्म एक असली बायोलॉजिकल वर्म की तरह काम कर पाएगा। उसके बाद ये कई दूसरे कॉम्प्लेक्स जीवों को बनाने का भी काम शुरू कर सकेंगे। एक इंसान लाखों करोड़ सेल्स का बना होता है, इसलिए कंप्यूटर पर एक बायोलॉजिकली एक्यूरेट इंसान की नकल बना पाना वैसा ही है जैसे 10 करोड़ से ज्यादा कारों के सारे पुर्जों को साथ में जोड़ना। इस काम में शायद कई दशक या कई 100 साल लग जाए, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हम एक दिन अपने वर्चुअल रूप बनाने में जरूर कामयाब हो जाएंगे, और वो हर लिहाज से हमारे जैसे ही होंगे। ऐसे में हमें ये मान लेना चाहिए कि एक दिन वर्चुअल या आर्टिफिशियल जीव भी अपने आप ही सोच समझकर काम करने लगेंगे। हे, रुको! अगर हम पहले से ही एक वर्चुअल रियलिटी में रह रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि हम भी जीते जागते आर्टिफिशियल जीव ही हैं।
लेकिन हम इसे साबित कैसे करेंगे? ये फिजिसिस्ट मानते हैं कि इन्हें ब्रह्मांड में काम करने के तरीके में एक ऐसी कड़ी मिल गई है जिसके सहारे ये साबित कर सकते हैं कि मैट्रिक्स एक हकीकत है। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट को 3D ग्रिड पर बनाया जाता है। अगर किसी ने हमारे ब्रह्मांड को एक कंप्यूटर पर बनाया है तो हम भी शायद उस ग्रिड को ढूंढ निकालें जिससे हर चीज जुड़ी है। अभी तक हमें इस बात के कोई संकेत नहीं मिले, मगर एक साइंटिस्ट का मानना है कि हम किस तरह से ब्रह्मांड की सतह के नीचे देखकर यह पता लगा सकते हैं कि वहां मौजूद एक आर्टिफिशियल वायर फ्रेम ने सारी सच्चाई को साथ में जोड़ रखा है। हम तो यही मानते हैं कि हमारे चारों ओर जो ब्रह्मांड है वो कहीं खत्म नहीं होता और उसे बांटा नहीं जा सकता। अंतरिक्ष क्यूब में नहीं बटा है, लेकिन डिजिटल रियलिटी में तो ऐसा ही होता है। हमारी ग्रिड शायद दुनिया की सबसे छोटी चीज एक सब एटॉमिक पार्टिकल से भी छोटी है। उस ग्रिड में एक दूसरे से जुड़े पॉइंट के बीच बहुत ही कम दूरी होती है। अगर हम किसी सिमुलेशन में रह रहे हैं तो सवाल है कि वो स्पेस टाइम कैसा दिखता होगा। उसमें अंतरिक्ष हमेशा अलग टुकड़ों में होगा, ना कि निरंतर। आइए अब हम इस गोले के मॉडल को देखते हैं। ये दर्शाता है हमारे आज के ब्रह्मांड की समझ को। अभी हम ये नहीं जानते कि इसकी सरहद के आसपास क्या हो रहा है, लेकिन हमारे लिए ज्यादा जरूरी ये पता लगाना है कि इस गोले के अंदर दो पॉइंट्स के बीच कोई निश्चित मिनिमम दूरी नहीं होती। हम कहते हैं कि अंतरिक्ष निरंतर होता है। रोटेशनल सिमेट्री से हम ये साबित कर सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड के अंदर कोई हल्का स्ट्रक्चर है या नहीं। अगर मैं इस गोले को नचाता हूँ तो इसके अंदर जो हो रहा है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसे घुमाता हूँ तो इसके अंदर वाला हिस्सा हमेशा एक जैसा ही नजर आता है। लेकिन जब मैं इस क्यूब को घुमाता हूँ तो आप भी देख सकते हैं कि इसके अंदर के लैटिस की दिशा बदलती है। ये रोटेशनल सिमेट्री के टूटने की बहुत अच्छी मिसाल है। इसका मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट किसी ग्रिड की धुरी पर नाच रहे हों या वो एक दूसरे को पार कर रहे हों तो उनका व्यवहार अलग होता है। इतने बारीक ग्रेन वाली 3D ग्रिड हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं देख पाते। ये तो करीब करीब सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को चकराने वाला है। मगर साइलस और उनके साथियों ने इसका पता लगाने का एक तरीका ढूंढ लिया है, अगर वो सचमुच है तो। वो मानते हैं कि ब्रह्मांड की सबसे विस्फोटक घटनाओं से हमें इसका अंदाजा मिल सकता है। सुपरनोवा से बहुत ज्यादा एनर्जी वाली खगोलीय किरणों के कणों की लड़ियां निकलती हैं। मगर फिजिसिस्ट ने उनके बारे में एक बड़ी अनोखी बात देखी। वो जिस सबसे ज्यादा एनर्जी वाली खगोलीय किरणों को देखना चाहते हैं वो नजर नहीं आई है। साइलस मानते हैं कि इसकी वजह ये एक ग्रिड ही है। इस बात में कोई शक नहीं कि हमारे ब्रह्मांड का कोई आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन इसकी भी कोई सीमा नहीं है कि जब कोई खगोलीय किरण का कण बनता है तब उसमें मौजूद एनर्जी की क्या सीमा होती है। लेकिन मुझे उसकी एक सीमा नजर आती है जिसे हम कॉस्मिक रे कट ऑफ कहते हैं। अगर वो खगोलीय किरणें सिर्फ ग्रिड लाइनों पर ही घूमने को मजबूर हो जाएं, तो वो उनकी एनर्जी पर ब्रेक लगाने का काम करेंगी। इस थियरी की जांच करने के लिए साइलस और उनके साथी अलग अलग दिशाओं में जाने वाली खगोलीय किरणों के एनर्जी लेवल की तुलना करना चाहते हैं। सोचिए, इस बैंड का हर सदस्य खगोलीय किरणों का एक कण है। ऐसे में हम इनकी गतिविधियों को देखकर बहुत कुछ जान सकते हैं। ब्रह्मांड के अंदर चूंकि कोई ग्रिड स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए सारे कण हर दिशा में एक ही तरह से जाते हैं। आइए अब ये देखते हैं कि अगर उसके अंदर एक ग्रिड स्ट्रक्चर हो तो क्या हो सकता है। उस ग्रिड एक्सिस पर सीधे सीधे चलना तो वैसा ही है जैसे इस बैंड के नीली यूनिफॉर्म वाले सदस्य चल रहे हैं, लेकिन सफेद यूनिफॉर्म वाले सदस्यों की तरह डायगनली चलने के लिए उन्हें आड़ा तिरछा चलना पड़ेगा। मतलब ये कि उन्हें एक्सिस पर चलने वाले कणों के मुकाबले एक से दूसरी जगह तक जाने के लिए ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रिड पर अलग अलग दिशाओं में चलने वाले कणों को अपने एंगल के हिसाब से ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। साइलस मानते हैं कि अगर हम अंतरिक्ष में यहां से वहां भागने वाली खगोलीय किरणों को मापें और हमें यह पता लगे कि किसी एक एंगल पर जाने वाली किरणों में दूसरे एंगल पर जाने वाली किरणों के मुकाबले लगातार एनर्जी की मात्रा अलग होती है, तो हमें यह पता लग जाएगा कि हमारे ब्रह्मांड में भी एक ग्रिड स्ट्रक्चर। ये हमारे सिस्टम में आया एक ग्लिच है। ये संकेत है कि हमारा ब्रह्मांड शायद एक सिमुलेटेड आर्टिफिशियल तरीके से चल रहा है। मुझे लगता है कि इसे देखते हुए सब ब्रह्मांड के बारे में अलग अलग राय बनाने लगेंगे और फिर इस बात का भी पता लगाने की कोशिश करेंगे उसमें वो ग्रिड स्ट्रक्चर क्यों है और वो कुदरती है या फिर
इस वजह से है कि हमें सिमुलेट किया जा रहा है। अगर हम एक कंप्यूटर के अंदर वर्चुअल रियलिटी में रह रहे हैं तो जरूर एक मास कोड उसके उन सभी प्रोग्रामों को चला रहा होगा जिनसे हमारा ब्रह्मांड बना है। आप शायद ये सोच रहे हो कि वो कोड बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होगा, मगर इस कंप्यूटर साइंटिस्ट का कहना है कि ये सिर्फ एक नोट कार्ड की बदौलत उस कोड की लाइनों पर ब्रह्मांड को चला सकते हैं। आप ये मानिए कि कोई हमसे भी ज्यादा उन्नत हस्ती है जिसने ब्रह्मांड के हर पहलू के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम बना रखा है। एटम्स के व्यवहार, ग्रेविटी के नियमों और इंसान के जीनोम के लिए उन सभी अलग अलग प्रोग्रामों को चलाने के लिए उस हस्ती को कॉस्मिक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एक मास्टर प्रोग्राम की जरूरत पड़ती होगी। मतलब वो सॉफ्टवेयर बड़ा ही लंबा और बेहद कॉम्प्लेक्स भी होगा, ठीक? शायद नहीं। एक जर्मन कंप्यूटर साइंटिस्ट का दावा है कि इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए बस कोड की कुछ लाइनों की ही जरूरत पड़ती है। जर्गन स्मिडह्यूबर ल्यूगानो स्विट्जरलैंड में बनी स्विस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब के डायरेक्टर हैं। ये मानते हैं कि शायद हमारा ब्रह्मांड एक कंप्यूटर से बना है और इन्हें मालूम है कि वो कोड कैसे बनाया जा सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारा ब्रह्मांड कंप्यूटेबल है। मतलब इसकी हर चीज एक कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा है। अब आप शायद ये कहें कि कोड की 10 से भी कम लाइनों से आखिर पूरे ब्रह्मांड को कैसे चलाया जा सकता है। हमारी दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगती हैं, मगर वो है नहीं। यर्गन मानते हैं कि यह सारा खेल एक कोर प्रिंसिपल पर निर्भर है, डेटा कंप्रेशन पर। पाई जैसे एक बहुत बड़े नंबर को कॉम्प्रेस करके कुछ कैरेक्टर वाला एक कोड बनाना बड़ा ही आसान है। वैसा ही डेटा कंप्रेशन हमारे आसपास भी हो रहा है। आसमान में नजर आने वाले बादलों को बड़ी आसान सी इक्वेशन से रेंडर किया जाता है जिससे वो तरह तरह की कॉम्प्लेक्स शेप बनाते हैं और मूवमेंट करते हैं। यही बात इस पूरे लैंडस्केप पर भी लागू होती है। कंप्यूटर जनरेटेड फ्रैक्टल लैंडस्केप प्रोग्राम छोटे छोटे ट्रायंगल्स लेते हैं और उन्हें एक दूसरे के ऊपर लगा देते हैं, और उस दौरान वो उन्हें अलग अलग किनारों से घुमाते हैं और ठोकते भी हैं ताकि वो बिल्कुल कुदरती जैसे नजर आए। यही वजह है कि वर्चुअल रियलिटी में ऐसा पहाड़ या इसके जैसा कोई और पहाड़ कोड की कुछ लाइनों से ही बनाया जा सकता है। एक मामूली सा रिपीटिंग प्रोग्राम शायद बड़ी आसानी से एक वर्चुअल पहाड़ बना सकता है, लेकिन क्या वो जीते जागते जीव भी बना पाएगा? वो इंसान के कॉम्प्लेक्स व्यवहार की नकल कैसे करेगा? क्या हमारी सारी हरकतें और हमारे सारे फैसले किसी कोड के अंदर कॉम्प्रेस किए जा सकते हैं? यर्गन का कहना है कि हम जिससे सीखना कहते हैं वो असल में डेटा कॉम्प्रेशन ही होता है। अगर कोई किसी अनजान शहर में जाता है तो उसके लिए कोई पता ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक बार पता जान लेने के बाद अगली बार वहां जाने पर उसे कोई परेशानी नहीं होती। इंसान समस्याओं का समाधान करने वाले होते हैं, और समस्याओं का समाधान करने वाला एक माहिर खिलाड़ी उस समस्या का समाधान बड़े सरल तरीके से और तेजी से ढूंढता है। अगर यर्गन को पास के किसी पहाड़ की चोटी पर जाना हो तो वो उसके लिए कुछ बड़े ही साधारण से प्रोग्रामों की एक सीरीज की मदद लेंगे। हर वो प्रोग्राम जो एक बड़ा काम पूरा करता है उसे सब प्रोग्राम कहते हैं। सबसे पहले तो दिमाग में एक सब प्रोग्राम को रीयूज करने की ही बात आती है। उसके बारे में मैंने काफी पहले जाना था और देखा था कि वो मेरे पैर की मांसपेशियों को इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है और उन्हें खास तरीके से चलाता है। उसे ही हम चलना कहते हैं। करोड़ों नर्व और मसल सेल के तालमेल से ही एक साधारण सा सब प्रोग्राम बनता है। यही बात इंसान और मशीन के बीच होने वाले ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन पर भी लागू होती है। उस काम के लिए एक मशीन चाहिए जिसमें 2 पहिए लगे हों और साथ में एक सब प्रोग्राम भी जिससे मेरे पैरों की मांसपेशियां खास तरीके से चलें, और उसे हम कहते हैं साइकिल चलाना। लेकिन क्या हमारे ब्रह्मांड के कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिन्हें किसी साधारण से प्रोग्राम में कॉम्प्रेस नहीं किया जा सकता? हाँ, हम अपनी जिंदगी की हर चीज को कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। यर्गन मानते हैं कि हम जिन्हें रैंडम या एक्सीडेंटल घटनाएं मानते हैं वो असल में रैंडम होती ही नहीं है, उन्हें वो सूडो रैंडम कहते हैं। अगर पूरे ब्रह्मांड को एक शॉर्ट प्रोग्राम की मदद से कंप्यूट किया जा सकता है तो फिर डेफिनेशन के मुताबिक वो रैंडम नहीं हो सकता।
वो भी पाई की तरह सूडो रैंडम ही होगा, क्योंकि असली रैंडम डेटा को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अगर यगन की बात सही है, तब तो न किस्मत होगी, न इत्तेफाक होगा, न ही हमारी कोई इच्छा होगी। मतलब ये कि हमने जो भी किया है या करना चाहते हैं वो सब पहले से ही प्रोग्राम है। हो सकता है कि हमारे ब्रह्मांड के सारे पहलुओं को साधारण से सब प्रोग्राम में तोड़ा जा सके, लेकिन फिर एक शॉर्ट मास्टर प्रोग्राम इन सारी चीजों को कैसे कंट्रोल करेगा? यगन कहते हैं कि इसके लिए एक आखिरी डेटा कंप्रेशन करना पड़ता है।